नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आप सभी को कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को करवाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें आपने 1.1 कंप्लीट किया, तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जान लेंगे जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में बहुत काम आने वाली है। तो आइए पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित हो वो क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2, यानी वो स्वयं से विभाजित है और 1 से। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में यही कहा गया कि स्वयं मतलब वो खुद से, और 1 यानी 1 नंबर से विभाजित होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या। तो जितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, तो क्या है 3 भी क्या है 1 से विभाजित है और 3 से। इसी प्रकार से 5 को देखें तो ये भी 1 से और 5 से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपकी अभाज्य संख्या के। इसी प्रकार हम भाज्य की संख्या की तरफ बढ़ते हैं। वह क्या होती है, वह संख्या जो 2 से ज्यादा अधिक से विभाजित होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या की आप सीधी सीधी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो खुद से भी हो, 1 से और एक अलग अन्य नंबर से हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। चाहे अलग से 2 से हो, 3 से हो, लेकिन यानी 2 से ज्यादा से होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 4 को देखें तो क्या 1 से विभाजित है, 2 से भी है और 4 से भी, तो यानी ये 2 से अधिक नंबर से विभाजित है, तो ये क्या कहलाएगी, एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार को आप 6 को देखें तो ये भी क्या 1 से विभाजित है, 2 से भी है और 3 से भी, और ये खुद स्वयं 6 से विभाजित होगी, तो यानी ये क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाई। यानी 2 नंबर से ज्यादा से विभाजित है, तो यानी ये भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभाजिता का नियम। तो जानते हैं विभाजिता का नियम क्या होता है, यानी रूल ऑफ डिवीजन। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 1.2 में पूरा इसी का उपयोग किया गया है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर आप किससे कटेगा तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले 2 के विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता के नियम में क्या होता है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो 2 की विभाजिता के नियम में ये कहा गया है कि कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि अगर उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते इसी तरह के 3 के विभाजिता के नियम की तरफ। तो इसमें कहा गया है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि संख्या के अंकों का योग, जैसे कि आप ये एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या 8 और 1 यानी 81। अगर इसको आप संख्या को जोड़े यानी 8 + 1 कितना हो गया 9। जैसे अब 9 होता है तो ये 9 क्या होता है, हमारा 3 से विभाजित है। इसी प्रकार से क्या होगा, 81 भी आपका 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से आप अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं 4 और 5 यानी 45। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होता है 9। तो 9 भी आपका क्या है 3 से विभाजित है, तो यानी ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। तो आगे बढ़ते हैं 4 के विभाजिता के नियम की तरफ, जो कि है यदि किसी संख्या के आखिरी के 2 अंकों 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो इसमें 4 की विभाजिता के नियम में ये कहा गया है कि आखिरी के, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि आखिरी के 2 शब्द आपके 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कितना लिखा 4624। यदि आप लास्ट के 2 अंक यानी 24 को देखें तो यह क्या है, 4 से विभाजित है। जैसे ये 4 से विभाजित है यानी पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं जो कि है 56,920। आप आखिरी के 2 अंक देखें तो क्या है 20, और 20 क्या हमारा 4 से विभाजित है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे आपके 4 से विभाजिता के नियम की तरफ। अगला बढ़ते आगे 5 के विभाजिता के नियम की तरफ। इसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो इसमें आपके ये बताया गया है कि कोई भी संख्या या चाहे कितनी भी बड़ी के ना हो, सबके लिए ये रूल लगता है, जिसमें भी लास्ट में आपका 0 या 5 आता है तो वो क्या होता है 5 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको 150, लास्ट अंक क्या है आपका 0, तो यानी क्या होगा, ये 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से आप देखें तो 205 को इसके लास्ट में क्या है 5, तो ये भी क्या होगा आपसे 5 से विभाजित होगा। तो ये था आपके सारे विभाजिता के नियम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपके अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या बोला है 140
के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे आप? इसका एलसीएम लेंगे, 140 अंदर और इधर देखते हैं अभी किससे कटेगा। लास्ट अंक आपका क्या है? 0। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? छोटी संख्या से। तो लास्ट में अभी हमने विभाजक के रूल में पढ़ा था कि जिसके भी लास्ट में 0 आए वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। जैसे ही हम इसको 2 से करते हैं कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 0। अभी भी ये 2 से जाएगा, दोबारा 2 से करते हैं, 2 से करेंगे यानी 35 बार में जाएगा। अब किससे जाएगा? इसके पीछे 5 है तो यानी ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर जाएगा 7 एकम 7। तो इसका क्या हुआ? आपके गुणनखंड क्या बने? 140 के 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। और आपको एक भी लिखना जरूरी है क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे क्या होगा? वही संख्या आएगी, तो इसलिए हमें एक भी दिखाना है। तो ये हो गया आपके इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम सेकंड पॉइंट करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट में आपका क्या आगे गया? 156 के अभाज्य गुणनखंड। सब में आपको सेम ही करना है, सब में आपको एलसीएम लेना है, उसके अभाज्य गुणनखंड को लिखना है। जैसे ही आप 156 का एलसीएम लेते हैं, ये किससे जाएगा? आपका 2 से जाएगा। जैसे ही 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा? 7, एक गया 78। अभी भी 2 से जाएगा कितने बार में? 3, 9। अब किससे जाएगा? आपका ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9। अब किससे जाएगा? 13 से खुद से जाएगा। तो अब इसके क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 156 के हो गए आपके 2 × 2 × 3 × 13 × 1। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो उसमें क्या कहा गया आपका? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। आपको सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। अगर आपको विभाज्यता के रूल का नियम पता होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें और तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप दोबारा से यही करेंगे। 3825 इधर देखते अब किससे जाएगा? लास्ट अंक क्या है आपका? 5। ये किससे जाएगा? आपका 5 से। जैसे आपको 5 से करते कितना जाएगा? 7 बार में 35, बच गया 3, 3 इधर चला गया तो 6, 30, 5 ऐसे जाएगा। फिर दोबारा किससे जाएगा? 5 से, 5 एकम 5, 2, 5 पंजे 25, 1 चला गया, 5 दिया 15। तो अब किससे बचेगा? 3 से। तो जैसे 3 से काटते 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब किससे जाएगा? देखो अभी भी इसका 5 और 1 6, यानी अंकों का योग कितना है? 6। तो यानी अभी भी 3 से जाएगा, 3 से जैसे ही करते हम कितना जाएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब किससे जाएगा? ये 17 से। जैसे ये 17 से जाएगा तो इसका गुणनखंड कितना बच जाएगा? 3825 का गुणनखंड बन गया आपके 5 × 5 3 3 17 × 1। इसी प्रकार से आप इसका फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या कहा गया है? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड जैसे आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका? 5005। अब देखो ये किससे जाएगा? ये भी 5 से जाएगा क्योंकि इसके पीछे लास्ट में 5 है। जैसे ही आपका ये 5 से जाता है, अब देखो किससे जाएगा ये? अब देखते हैं इसको करके किससे जाएगा। देखते हैं अभी किससे जाता है। तो ये जाएगा आपका 7 से। जैसे हम 7 से करते हैं, 7 एकम 7, इधर चला गया 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब देखते हैं किससे जाएगा। अब ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब करते हैं 13 एकम 13। तो जैसे आप इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कितना हो गया? 5005 का 5 × 7, 11, 13 और 1। तो ये होता है आपका फोर्थ पॉइंट। अब इसी का फिफ्थ पॉइंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कितना कहा गया है? 7429। 7429 के अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं 7429 तो हम किससे जाएगा? तो ये आपका जाएगा 17 से। जैसे आप इसको 17 से करते हैं, 17 चौके 68, 17 तिया है 51 और फिर 17 सत्ते 119। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं किससे जाएगा। तो अभी जाएगा आपका 19 से। जैसे ही 19 से करेंगे तो 19 दूनी 38, फिर 38 में से कितना चला गया आपका? 5, 19 तिया 57। अब जाएगा आपका 23 से। तो ये हो गया आपका इसका अभाज्य गुणनखंड 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपके? 17 गुणे में 19 गुणा में 23 गुणे में 1। तो ये थे आपके इसके आंसर। तो यहीं पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
टू की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर क्या करना है, जांच करनी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, और फिर उसको निकालने के बाद हमें ये जांच करनी है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम के होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले पॉइंट पे क्या दे रखा है आपका, 26 और 91। तो इसको हम अलग अलग दोनों को करेंगे। जैसे आप इसको करते हैं 26 को और 91 को, तो देखते हैं ये किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा 13 टाइम्स में, और अब किससे जाएगा 13 वन सा 13। इसको देखते हैं किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21। अब किससे जाएगा 13 से। यहीं पे इसका खत्म हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, पहले तो ये लिखते हैं, 26 के हो गए आपके 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 1। इसी प्रकार से आप इसके करते हैं 91 के, तो क्या हो गए 7 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू में 1। तो अब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एचसीएफ होता है क्या है। तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबको पता होना चाहिए आपको क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन है यानी सबसे बड़ा, तो उसको लेते हैं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो जो कॉमन होगा, इसमें देखो इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ हमारा 13। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते देखते इसमें कॉमन क्या निकला हमारा 13, तो यहाँ लिख लेंगे हम 13। मल्टीप्लाई में इन दोनों में और क्या कॉमन है 1, तो 1 भी एज इट इज लिख लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका 13 वन 13, यानी 13 आपका हो गया एचसीएफ। इसी प्रकार से आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है आपका, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपको वो सारे फैक्टर लिखने होते हैं, कॉमन वाला एक बार लिखेंगे जो कॉमन है दोनों में, और बाकी जितने बच जाते हैं उसको एज इट इज लिख लेंगे। जैसे कि आपने इसको देखा इसमें 2 है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं है। अब देखा इसमें भी 13 था, इसमें भी 13 था, तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हमारा दोनों में कॉमन निकल गया। उसके बाद देखा इसमें 7 है, इसमें 7 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप 1 लिख लीजिए। तो जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 182 के बराबर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें क्या बोला गया, इसमें जांच करनी है, क्या बोला, जांच करके बतानी है कि दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएफ। तो आपको ये करनी है जांच। जैसे आप इसकी जांच करते हैं तो क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, आपके एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो ये हम आपका हमेशा ही बराबर होता है। यदि आपका बराबर नहीं आता तो यानी आपने कोई ना कोई गलती करी है। तो दो संख्या हमारे पास क्या आ गया है, 26 मल्टीप्लाई में 91। इसी प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम देखें तो एचसीएफ क्या है हमारा 13 और एलसीएम आया 182। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2366। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, तो ये आप करके खुद से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या करा हमने, प्रूव करके दिखा दिया क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपका, 510 और 92। तो दे रखा है आपका 510 और 92। तो इसको भी अलग अलग सॉल्व कर लेते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। जैसे इसको 510 इधर लिखते हैं, 92 इधर लिखते हैं। तो ये किससे जाएगा, इसको काटते हैं 2 से। जैसे आप इसको 2 से करते कितना होता है, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा आपका 5 से, 5 पंजे 25, 1। अब जाएगा आपका 3 से, 3 एकम 3 और 2 चला गया, 3 सत्ते 21। अब आ गया 17 से। तो ये हो गया आपका इसका अभाज्य गुणनखंड। 510 के क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 17 और 1। इसी प्रकार से अब 92 को भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे 92 को करते किससे जाएगा, ये आपका ये 2 से, 2 से करते 4 और 6। अभी भी 2 से जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा। अब किस आएगा 23 से। ये हो गया इसके। तो अब इसमें देखते हैं क्या होगा, 92 के बराबर हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23 इंटू 1। तो अब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया था अभी आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यानी 2 हमारा कॉमन हो गया। अब देखो 5 है इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 17 भी नहीं, यानी और कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1, 2 1 जा 2। इसी तरीके से एलसीएम अगर हम करें तो क्या क्या आएगा,
जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यानी 2 को 1 बार, बाकी सबको उतार लेंगे जैसा का जैसा। तो 5 इधर भी है, 3 है, 17 है, इधर से क्या आ गया 2, 23 और 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आता है आपका। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 23,460, ये आएगा आपका इसका आंसर। तो अब करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। ये आ गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। अब करेंगे हम जांच में बताया था अभी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बराबर किसके है, एचसीएफ इनटू में एलसीएम। ये आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डालना है, जो भी है वैल्यू पुट कर देनी है जैसे कि तैसे। फर्स्ट नंबर आपका 510, सेकंड नंबर 92, इसी तरीके से एचसीएफ आपका कितना आया 2 और एलसीएम आया है 23,460। अब जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका 46,920 और ये भी आपका आएगा 46,920। तो ये था इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड के पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका 336 और 54। इसी तरीके से इनका भी अलग अलग एलसीएम कर लेंगे, 336 और 54। जैसे आप इसे करते हैं 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, दोबारा 2 से आएगा 8 4, जैसे आप 2 से करते हैं 4 2, अभी भी 2 से जाएगा 21, अब किससे जाएगा देखें तो 3 से, 3 7 जा और 7 1 जा 7। अब इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स लिख लेंगे आप, 3 इंटू 7 इंटू 1। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम, तो आपको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और बाकी 3 इंटू 7 जो रिपीट होता है ना, तो आप उसकी पावर में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी तरीके से आप ये देखते हैं, तो इसको ये किससे जाएगा 2 से, 2 से करते हैं 2 2 जा 2 7 जा, अब 3 से जाएगा 3 9 जा 3 जा और 3 1 जा, तो ये हो गया आपका 54 के गुणनखंड। तो कितने होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। जैसे आप इसको भी लिखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू में 1। अब क्या निकालना है आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो एक 2 लिख ले जो जो कि कॉमन है। अब देखो क्या है और 2 आ रहे हैं उसमें नहीं आ रहे, तो अब देखते हैं इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो हम 3 भी लिख लेते हैं। और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना हमें, तो बाकी का 1, तो कितना आ गया 2 3 जा 6। इसी प्रकार से एलसीएम करें तो कितना आएगा, 2 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, ये 2 कंप्लीट हो गया आपका दोनों में से, फिर ये आ गया 2 2 2, तो इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे आप 3 एक बार ही लिख लो दोनों तरफ से, एक इधर से बच गया 7, इधर से क्या बच गया 2 टाइम्स 3 बच गया, तो 3 ऐसे उतार लो। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3024, ये हो गया आपका इसका एलसीएम। अब क्या करनी है आपको जांच करनी है, सेम पैटर्न रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो कहा गया वही करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर किसके होता है ऑलवेज एचसीएफ इंटू में एलसीएम के। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना है 336 और सेकंड नंबर 54। इसी प्रकार से एलसीएम कितना है आपका 6 और एचसीएफ आपका 6 है और एलसीएम आपका 3024। आप जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करते तो देखते कितना आता है 18,144। इसी प्रकार से ये भी आएगा 18,144। तो ये हो गया आपके आंसर, ये हमने कर ली जांच। तो यहीं पे आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो इसमें भी क्या कहा गया है कि आपको यही विधि अपनानी है और क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन किया अभी, अब ये थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दे रखी है। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू दी थी जैसे कि 26 और 91, इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दे रखी है, 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको तीनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लेना है, 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। जैसे आप तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं कितना जाएगा 2 6 जा, फिर जाएगा 2 से 3 टाइम, फिर 3 से 1, 12 का क्या होगा 12 के होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसी प्रकार से 15 का करें तो कितना आएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 15 के कितने बन गए आपके गुणनखंड 3 इंटू 5 इंटू 1। इसी प्रकार से आप 21 के करें तो कितना आएगा 3 7 जा और 7 1 जा 7। तो 21 इक्वल टू आपका आ गया 3
इंटू 7 इंटू 1। तो आपको क्या निकालना है, HCF और LCM। तो मैंने बताया HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है सब में। तो अब इसमें 3 वैल्यू तो तीनों में कॉमन दिखेंगे, तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो अब देखो 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा 3 इंटू में 1, यानी HCF हो गया हमारा 3। LCM जो बाकी के सारे बच गए वो लिख लो, 2 इसमें से बच गया, ये वाला 2, 3 सब में एक बार है तो 3 लिख लिया। फिर अब क्या बच गया, यहाँ से 5 बच गया, इधर से बच गया 7। ठीक है, जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं आपका आएगा 140। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका HCF और ये हो गया LCM। तो ये था आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसी प्रकार से थर्ड का सेकंड पॉइंट करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है आपका, 17, 23 और 29। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा, 17 का, 23 का और 29 का। जैसे आप इसे करते हैं तो कितना आएगा, 17 से जाएगा, ये और किसी से तो जाएगा नहीं। इसी प्रकार से 23 से जाएगा और 29 से जाएगा। तो इनका क्या होगा, 17 का हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 1, 23 का हो गया 23 मल्टीप्लाई बाई 1, 29 के गुणनखंड हो गए 29 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा, देखा हमने सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 1, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 1 हो गया। तो LCM कितना होगा, 17 इंटू 23 इंटू में 29। और जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 11 339। ये हो गया आपका आंसर। तो यही कहा गया था, HCF और LCM हमने दोनों निकाल दिया। अब इसी के थर्ड पॉइंट में देखें तो क्या कहा गया है, इसमें क्या है आपका 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो इसमें भी आपको सेम करना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग LCM, 8 का, 9 का और 25 का। जैसे आप इसको करते कितना आएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। आप इसको करते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा और 5 1 जा 5। तो इसके क्या हो जाएंगे आपके गुणनखंड, 8 के 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1, 9 के क्या हो गए आपके 3 इंटू में 3 इंटू में 1, 25 के कितने हो गए आपके 5 इंटू में 5 इंटू में 1। अब क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। अब देखें HCF और LCM, HCF में कॉमन क्या आ रहा है, आप देखें तो इधर 2 है, इधर 3, इधर 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है। क्या है, 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 को हमेशा कॉमन में लिखेंगे, यानी HCF हमारा क्या आ गया 1। LCM के आगे जो बच गए सारे लिख लो, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 5 5 और 1। तो इसका L से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5400। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या कहा है। तो इसमें आपका HCF दे रखा है 306 और 657 का 9, जिसमें कि आपको LCM ज्ञात करना है। इसका क्या बोला है, LCM ज्ञात करने के लिए दे रखा। तो आपका HCF दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 306 का और 657 का बराबर दे रखा है 9। ठीक है, इसी का क्या निकालना है आपको, LCM ज्ञात करना है। 306 का और 657 का आपको LCM ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन में हमने कुछ एक विधि पढ़ी थी, क्या होता है हमेशा दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू में LCM। तो हमें लिख दो, हमें पता है, जैसे कि पता है क्या होता है हमारा, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है हमेशा से, HCF इंटू में LCM। तो जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, दो संख्या क्या क्या दे रखी है हमारे पास, 306 और 657। इसी प्रकार से HCF हमें दे रखा है 9, लेकिन LCM हमें नहीं पता, तो LCM हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 6 57, ये आ जाएगा 9 इसके नीचे आ गया, और इधर क्या रह गया LCM। जैसे आप इसे काटेंगे 9 1 जा 9, 9 3 जा और इसके इधर 9 4 जा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, LCM बराबर क्या आएगा आपका 34 मल्टीप्लाई बाय 6 5 7। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो ये हो गया आपका आंसर। हमारा इसमें यही कहा गया था कि आपको क्या ज्ञात करना है, LCM। HCF दिया था और LCM ज्ञात करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है।
आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया आपके। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो इसमें आपको एक संख्या दे रखी है 6n और पूछा गया है क्या 6n जहां क्या है आपका, जहां दे रखा आपको n एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त होगी। हमसे ये क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, होगी। तो सबसे पहले क्या दे रखा हमें, n एक प्राकृतिक संख्या है, n बराबर हमारा रहेगा प्राकृतिक संख्या। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारा 1 से स्टार्ट होकर क्या जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। तो n हमारा क्या हो सकता है इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी ये कभी पूरा अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो और आप दे रखा हमें 6n। तो कभी भी आपको ये पता है कि कोई भी संख्या 0 पे एंड होने के लिए में क्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या जब 0 पे एंड होती है तो यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर हम देखें 2 5 10, यानी 2 और 5 के गुणनखंड है तो ही तो एक 0 आएगा। तो अब क्या हमें पता है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए हमको, समाप्त होने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, एक बार 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा करके क्यों 2 और 5 होना चाहिए। अब जैसे आप इसको करते हैं, मानो आपका दे रखा 6 की पावर n हम एक बार n मान लेते हैं। जैसे हम n बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा हमारी 6 की पावर 1 यानी 6। जैसे आप 6 का गुणनखंड करते हैं यानी 6 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणन। 6 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके हमारे गुणनखंड क्या बने आपके, 2 × 3 इंटू में 1। तो आपने क्या देखा, 2 तो आया आपका, लेकिन क्या हुआ 5 तो नहीं आया। लेकिन हमें 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, हमेशा हमें 5 भी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो नहीं हुआ। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी करके देखते हैं। 6 की पावर जैसे अगर 2 रखते हैं तो कितना होता है 6 की पावर 2, 36। अब 36 का ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं क्या आता है। 36 का करते हैं तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3 और 3 1 जा 3। इसी प्रकार से इसमें क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू 3 3 1। तो इसमें भी देखा हमने कि 2 तो आ गया लेकिन हमारा 5 नहीं आया। तो क्या कभी भी अभाज्य गुणनखंड जब इसके 5 और 2 नहीं आ रहे हैं तो क्या कभी भी 0 पर समाप्त होगी, नहीं। क्योंकि अभी हमने जाना कि क्या होता है, कभी भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या कम से कम एक बार तो 0 2 और 5 होना ही चाहिए। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ भी आप वैल्यू रखोगे ना तो कभी भी आपकी 2 तो आएगा लेकिन 5 कभी भी नहीं आएगा। तो यानी हमारा 0 नहीं आएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। पता है ना क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6 की पावर n में कभी भी के गुणनखंड में कभी भी 2 और 5 एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये
कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, क्या ये 0 पे समाप्त होंगे? हमने करके देखे, 2 वैल्यू पुट करके देखी। अगर आप चाहे तो और भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कभी भी आप पाएंगे कि कभी भी 6 की पावर n में के ना जो गुणनखंड जितने भी बनेंगे तो उसमें 2 और 5 एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। जैसे ही आपके 2 और 5 आ जाता है तो वो संख्या होती है 0 पे समाप्त होती है। लेकिन अब ये कभी भी नहीं खत्म होंगे, तो यानी कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होंगे। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्यों होंगे और क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। व्याख्या कीजिए कि ये और ये क्या है? भाज्य संख्या। आपको 2 इक्वेशन नहीं, आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं और इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या है क्यों है। तो आइए इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है? पहले में 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस में 13। आपको एक तो ये का दिया गया है और इसी तरीके से एक दूसरा नंबर दे रखा है 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। जैसे आप इसको देखते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इन दोनों में 13 13 है तो हम क्या करते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम इसमें से 13 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचता है 7 मल्टीप्लाई बाई 11, इसमें से क्या बचता है आपका 1, क्योंकि 13 तो बाहर चला गई है और इसमें से 13 गया तो क्या बच गया 1। जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 7 को 11 से करोगे तो 77 प्लस में 1। इसी तरीके से करो 13 मल्टीप्लाई बाई 77 प्लस 1 78। तो हमने क्या देखा? ये 13 से मल्टीप्लाई है और 78 से खुद से। तो अब किसी भी नंबर को अगर 1 से करते हैं तो क्या कुछ चेंज होता है? नहीं, 1 से करने पे वो नंबर सेम रहता है। तो हमें क्या बोला गया इसमें? क्या वे भाज्य है और भाज्य क्यों है? सॉरी, इसमें पूछा गया है कि हमें व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या है क्यों है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये 2 से अधिक से विभाजित है, यानी ये संख्या क्या है 2 से अधिक से विभाजित है। जैसे हम कह सकते हैं 13 से विभाजित है, 78 से भी और 1 से। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस क्लास के कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से अधिक से विभाजित हो। तो ये भी विभाजित हो रही है तो ये क्या होगी हमारी भाज्य संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात ये क्या है? अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया इससे ज्यादा है, 2 से अधिक है, तो यानी क्या हो एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप इस वाली सिचुएशन को भी देख सकते हैं। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर 5 है इधर 5 है, तो हम जैसे हम इसमें से 5 कॉमन लेते हैं क्या बचता है? 7 6 4 3 2 और इधर से बचता है प्लस का 1। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1008 प्लस में 1। आप करते हो इसको 5, इसको करोगे तो 1009। तो अब इसमें भी क्या दिख रहा है? हम इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या है 2 से ज़्यादा से विभाजित है, तो ये भी संख्या क्या होगी? एक भाज्य संख्या। तो इसमें भी सेम लिख दो। अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक क्या है के 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। एक आ गया था, हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो क्या हमने दोनों में कर दिया भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन यहीं पे समाप्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो इसमें आपको दिया गया है एक मैदान है। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है, मान लो एक वृत्ताकार मैदान है, माना आपका ये मैदान है और ये देखा पथ। ठीक है, 2 व्यक्ति है सोनिया और रवि जो कि एक प्रारंभिक स्थान से एक ही दिशा में चलना चालू करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से मान लो पथ है पूरा, इस पर चलना चालू करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है हमें? सबसे पहले कौन है? सोनिया। तो लिख देंगे सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय कितना लिया सोनिया ने हमारा?
सोनिया लेती है 18 मिनट यानी 18 मिनट। इसी प्रकार हम रवि की बात करें तो रवि कितना ले रहा है, रवि द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय ये लेता है आपको पूरा 12 मिनट। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो कितने समय के बाद वो क्या करते हैं, पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। कभी भी आपको ऐसे कहा जाए तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे, 18 का और 12 का। जैसे आप इसका एलसीएम लेते कितना आएगा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। इसी प्रकार से अब हम 12 के भी गुणनखंड कर लेंगे। जैसे हम 12 के करते हैं, किससे जाएगा, 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर दोबारा 2 से 3 टाइम्स में, और 3 1 जा 3। तो इसके क्या गुणनखंड बन रहे 18 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1। इसी प्रकार के अब 12 का देखें तो क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 1। तो अब क्या करना है, आपको एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम दोनों के फैक्टर लिखे तो अब करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उसे एक बार लिखते हैं और बाकी को लिख लेते हैं। जैसे 2 इधर है तो 2 इधर भी है तो 2 एक बार लिखेंगे, 3 एक बार इधर है, 3 इधर है तो 3 को एक बार। तो इधर का क्या बच गया आपका 3 और इधर का क्या बच गया आपका 2, तो एज इट इज लिख लेंगे और बच गया 1। जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद, यानी 36 मिनट के बाद क्या करेंगे, वो प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे। तो आप लिख दीजिए ये स्टेटमेंट कि अतः 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यही पूछा गया था कब दोबारा से शुरू के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अभी हमने निकाला एलसीएम, तो एलसीएम से पता क्या चला हमें, 36 मिनट के बाद, यानी 36 मिनट के बाद दोनों क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो आज यही एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है और आगे अब मेरी जितनी वीडियो आएगी इसी से रिलेटेड आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।